हेलो एवरीवन। नंदिनी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है खुशबू। मेरा अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर मेंस और इंटरव्यू दिए हैं और पिछले 5 सालों से मैं टीचिंग कर रही हूँ जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को लेके, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है वो करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स के मैगज़ीन पढ़ते हैं तो बहुत ऐसी ऐसी टर्म्स दिखाई देती हैं जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है। अगर अभी आपने बजट पढ़ा हो और इकोनॉमिक सर्वे भी अगर देखा हो तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही आप उनको समझ सकते हो। और आपके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे? जब आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो बेसिक एनसीईआरटी का कोर्स हम लेके आए हैं। ये एक मैराथन चलेगी जिसके अंदर हम 9th की एनसीईआरटी कवर करेंगे, देन बाकी क्लासेस की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे ताकि आपको नोट्स मेकिंग के अंदर भी आसान हो जाए। इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो प्रीलिम्स के अंदर हर साल 12 से 13 क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक्स के होते हैं। कई बार तो 17 से 18 तक भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन चले जाते हैं, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, वो करंट अफेयर्स से लिंक करके आपको क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको करंट अफेयर्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है तो उसके लिए सबसे पहले आपका जो क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए बेसिक्स। ठीक है। मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस के अंदर पेपर नंबर 3 का पार्ट है इकोनॉमिक्स, डायरेक्ट पार्ट है पेपर नंबर 3 के अंदर, दैट इज जनरल स्टडीज 3। लेकिन अगर इनडायरेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के भी आपका यूज़ होता है, किस तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, द नीति आयोग के बारे में। ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ गवर्नेंस। तो इनडायरेक्ट पार्ट पोर्शन जो है वो आपका GS 2 के अंदर भी आता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बेसिक्स कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। उसके बाद नंदिनी आईएएस धीरे धीरे आपके लिए काफ़ी सारे मैराथन लेके आने वाली हैं, जिसके अंदर आएंगे नोट्स मेकिंग के पीडीएफ्स हम स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। देन हम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के बारे में भी बात करेंगे, वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म पे कवर कराया जाएगा। तो सबसे पहले आप नंदिनी आईएएस के लिए यूट्यूब खोलें, वहाँ पे नंदिनी आईएएस टाइप करें, आपको नंदिनी आईएएस का चैनल दिखाई देगा। आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि डेली आपको यूज़फुल पोर्शन जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वो आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द 9th क्लास एनसीईआरटी ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप आपके लिए ये सीरीज़ जो हो वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो, क्योंकि आप बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे भागते हैं कि स्टैंडर्ड बुक्स में क्या दे रखा है, लेकिन जब तक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे चीज़ें आगे समझ आना मुश्किल है। तो इसके अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं, तो हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ पालनपुर की दे रखी है। ठीक है। स्टोरी ऑफ पालनपुर। सी, ये स्टोरी कभी नहीं पूछी जाएगी आपको, लेकिन आप इसके अंदर जो टर्म्स दे रखी हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि स्टोरी जो है इसके अंदर एक स्टोरी है, ये एरिया जो कि है पालमपुर। अब इस पालमपुर एरिया के अंदर रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, फार्मर्स हैं, जो कि आप अपने घर के आसपास देखते हो। विलेज से एक छोटा, विलेज से एक बड़ा। विलेज जो होता है एक छोटा होता है, उससे ऊपर जाएगा नगर निगम आएगा। ठीक है। या फिर आप डिस्ट्रिक्ट, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मान लो। ठीक है। तो ये जो एरिया है वो उसको हम एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट मान रहे हैं। ठीक है। पालनपुर। अब यहाँ पे देखें तो हमें बहुत सारी यहाँ पे स्मॉल लेवल पे एक्टिविटीज़ दिखाई देंगी, फार्मिंग लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, और कुछ सर्विस सेक्टर की एक्टिविटीज़ हमें यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है। वहाँ पे रोड्स होंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा, आप लोगों की रेलवेज होंगी। देन यहाँ पे कुछ लोग फार्मिंग कर रहे होंगे, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होंगे, कोई एजुकेशन में काम कर रहे होंगे, कुछ हेल्थ में काम कर रहे होंगे, कोई डॉक्टर्स होंगे, लाइक दिस। ठीक है। तो ये स्टोरी के अंदर ये चीज़ें बताई गई है। तो इस डिस्क्रिप्शन से हमें ये फील होता है कि इसके अंदर हर तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो चल रही है। प्राइमरी भी चल रही है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब होता है कि डायरेक्टली आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड एक्टिविटीज़, लाइक एग्रीकल्चर हो गया आपका।
ठीक है, फिशिंग इंडस्ट्रीज हो गया। ठीक है, सेकेंडरी होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं सम फाइनल गुड्स के अंदर, जैसे कि आपका इंडस्ट्रीज, जो कपड़े आप पहनते हो ये आपका आएगा सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। और टर्शरी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्शन होता है उसको बेचने का काम जो करते हैं, या सर्विस इंडस्ट्री का जो काम करते हैं। जैसे कि आज मुझे पता है कि ये पालमपुर की स्टोरी क्या है, मैं आज आपको आके एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज कॉल्ड एज एजुकेशन इंडस्ट्री, बट दिस इज ऑल्सो called as service industry and it is also called as tertiary industry। तो ये 3 टर्म्स आप याद रखना जो कि अभी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इनका बार बार नाम जो है वो इस्तेमाल हुआ जाएगा। नाउ अब आता है कि जो गांव का आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर, जब भी आप देखते हो पिक्चर के अंदर स्टोरी कहाँ से शुरुआत होती है, स्टोरी स्टार्ट होती है बैकग्राउंड में कोई नॉइज आ रही होती है या फिर कोई आपको डिक्टेट कर रहा होता है कि एक गांव है, इस गांव के अंदर ऐसा परिवार है, इस गांव के अंदर देखो रोड्स हैं, ऐसी स्कूल्स हैं, ऐसे कॉलेज हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं, यहाँ पे छोटी छोटी एग्रीकल्चर लेवल पे भी होती है। तो ये पालमपुर की स्टोरी में बिल्कुल वैसी है, लेकिन इस स्टोरी के अंदर अब आता है कॉन्सेप्ट की बारी। तो अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे एक टर्म आती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का एम क्या होता है? आप ये बताओ कि अगर कोई कहीं कोई कपड़ा बना के कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा क्यों बना रहा है, क्यों उसको डायरेक्टली वूल कोई नहीं पहना जा सकता है? कपड़े की ज़रूरत क्या होती है? कपड़े की ज़रूरत ये होती है कि कोई इस तरीके से गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की जाए कि वो जनता को एक यूजफुल मैनर के अंदर जनता तक पहुंचे, राइट? सो द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी रियली वांट। आपको अगर कोई बोल देगा कि अरे यार जो ऊन है उसकी बुनाई मत करो, डायरेक्टली पहन लो, तो नहीं पहन पाओगे। ऊन को कैसे लपेटोगे अपनी बॉडी पे? आपको उसके लिए चाहिए स्वेटर, स्वेटर चाहिए तभी तो आप पहन पाओगे, जैकेट चाहिए तभी तो आप पहन पाओगे। सो इसलिए चीज़ों का प्रोडक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? अब प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि आज आपके दिमाग में आया कि अरे अब मेरे को कपड़े की फैक्ट्री लगानी है और मेरे को ऊन से कपड़ा बनाना है, तो ऐसे दिमाग में आने से नहीं होता। उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है और वो रिक्वायरमेंट्स जो होती है वो फिक्स्ड होती है। उसके अलावा जो चाहिए वो दैट इज़ अ बोनस पॉइंट। बट ये रिक्वायरमेंट्स की जो पॉइंट्स मैं अभी बताने वाली हूँ ये तो डेफिनेटली आपको वो पॉइंट्स प्रोडक्शन के अंदर चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है लैंड। आप एक बात बताइए, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका मेन सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आपको क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। ज़मीन चाहिए कि तभी तो आप चीज़ें उसमें सेटअप लगा पाएंगे, मशीन्स लगा पाएंगे और फिर ऊन से आप कपड़ा बना पाएंगे, स्वेटर बना पाएंगे, राइट? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है लैंड। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, ठीक है? अब लैंड वो कोई भी लैंड हो सकता है, आपका वाटर लैंड हो सकता है, वाटर के पास हो सकता है, आपका रिसोर्सेज अगर हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया के अंदर हो सकता है। आजकल फॉरेस्ट एरिया के आसपास भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज बन रही है। अगर आप मनाली की तरफ जाओ या तमिलनाडु की तरफ जाओ या ऊटी वाले साइड जाओ तो आपको फॉरेस्ट एरिया के अंदर भी देखेंगे काफ़ी सारी आपको इंडस्ट्रीज वहाँ पे ग्रो करती हुई दिखाई देती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी जो पूरा आपका गुरुग्राम वाला एरिया है वो बिल्कुल पहले फॉरेस्ट एरिया था, अभी उसको कट करके वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो हमने डेवलप की है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। लैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोडक्शन के लिए, ओके? वो लैंड कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है? अब आपके पास ज़मीन आ गई, अब ज़मीन आ गई तो अब आपको क्या चाहिएगा कि जो वूल को, ऊन को कन्वर्ट कर सके क्लोथ्स के अंदर, तो आपको उसके लिए क्या चाहिएगा? या तो आपको लेबर चाहिएगा उसको काम को करने के लिए, और वो कोई भी हो सकते हैं। पहले इनिशियल लेवल पे बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो कि बाहर से लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फैमिली मेम्बर्स ही स्टार्ट करते हैं, जो कि पुराने ज़माने में होता था, राइट? लेकिन अभी क्या चाहिए? अगर डायरेक्टली अगर इंडस्ट्री ग्रो करती जा रही है तो हमें बहुत सारे लेबर चाहिए ताकि वो ये काम कर सके कि आपके ऊन को टेक्सटाइल के अंदर, जो कपड़े आप जैकेट पहनते हो उनके अंदर कन्वर्ट कौन करेगा? उसके लिए आपको लगेंगे लोग। सो दे आर कॉल्ड एज लेबर। और अब लेबर कौन होगा? ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को भी आओगे और बोलोगे कि आप मेरी कंपनी में काम करो और मेरी फैक्ट्री में काम कर। नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेबर हम उनको बोलेंगे हु इज विलिंग टू वर्क, जो कि वर्क करने के लिए विलिंग है, उसको हम बोलेंगे लेबर।
जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर काम करेगी। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या वो जो वर्कर्स जो को रिक्रूट करेगा, लेबर को जो रिक्रूट करेगा, उनको क्या मिलेंगे? मालिक उनको सैलरी देंगे या फिर वेजेस देंगे। सैलरी और वेजेस में भी डिफरेंस है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आप ये ध्यान रखो कि अगर आपने कोई काम किया है तो आपको कोई एक पर्टिकुलर उसका अमाउंट जो है वो मालिक जो है वो आपको देता है और लेबर उसी तरीके से आपका काम करता है। ठीक है, देन थर्ड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया कि अब आपने दिमाग में सोचा कि चलो ठीक है, लैंड आ गई आपके पास, अब आपके पास आ गई लेबर्स आ गए। लेबर्स के बाद ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के पार्टी करेंगे। अब आपको कोई ऐसी मशीन्स चाहिए, कोई ऐसे टूल्स चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर जो भी आपका ऊन है उसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ें लगेगी उसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ध्यान रखना कि जो फिजिकल कैपिटल है ये फार्मिंग इंडस्ट्री में भी लगता है। कैसे? अगर किसान कोई अनाज उगाता है, उसको हमारे घर तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। उसको जनरेटर लगता है, उसको टरबाइन लगता है, ठीक है, उसको हल जोतने की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, फिर उसको वेयर हाउस इंडस्ट्रीज लगती है, तब जाके फाइनली हमारे पास हमें मार्केट के अंदर सब्जियां, फल वगैरह जो है वो सारी चीज़ें मिलती है। तो ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना, फिजिकल कैपिटल को हम एक टर्म से नाम लेंगे जिसको हम हमेशा बोलेंगे कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को हम हमेशा नाम से बोलेंगे कैपिटल। कैपिटल का अगर हिंदी में हम मतलब समझे तो इसका मतलब होता है पूंजी, कि आपकी कितनी पूंजी जो है वो लग रही है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल एंड ऑब्लिक कैपिटल। ठीक है, तो ये आपने अब तक समझा कि आपको ये तीन तरीके की चीज़ें हो गई। नाउ फिजिकल कैपिटल के अंदर के अलावा एक और कैपिटल होती है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है? अब आपने ये इंडस्ट्री लगाने के लिए फैक्ट्रीज लगा दी, मशीन्स लगा दिए, टूल्स लगा दिए, उसके साथ आपको ज़रूरत होती है कि ह्यूमन उसको कुछ काम करे, ह्यूमन उसके अंदर इंटरवीन करे। अब मान लो मैंने लैंड लगा दिया, फैक्ट्रीज लगा दी, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि फैक्ट्री को ऑपरेट कैसे करना है, मशीन्स को ऑपरेट कैसे करना है, टूल्स को ऑपरेट कैसे करना है। तो मेरे पास उसका नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए जो नॉलेज चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है, स्किल चाहिए होती है, उसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये दो कैपिटल्स आप याद रखना, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो अगर हम ये बात करें, सो दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको अगर कोई भी खेती नहीं, कोई भी प्रोडक्शन करना है कोई चीज़ के लिए, तो आपको सबसे पहले क्या लगता है? लैंड लगता है। लैंड के बाद आपको लगेगा लेबर के बाद आपको लगेगी फिजिकल कैपिटल, और फिर आपको लगेगी ह्यूमन कैपिटल। यहाँ तक क्लियर होगा आई थिंक। अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, बट फिर भी एनसीईआरटी के अंदर सेपरेट पॉइंट्स दे रखे हैं, तो मैं आपका एक एक का डिस्क्रिप्शन थोड़ा एक्सप्लेनेशन करके बता देती हूँ। आप यहाँ तक चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो बिल्कुल आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको कितना क्लियर है, और अगर इसके अंदर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा क्लियर है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हो। नाउ अगर अब हम बात करें लैंड, तो अगर लैंड की बात करें, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना, लैंड हमेशा फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड एज एन कि अगर आपने कोई फैक्ट्री के लिए कोई सेटअप बनाया है तो वो उतने स्क्वायर के अंदर ही होगा, और उतना स्क्वायर ही आप एक्वायर करते हो। अगर नेक्स्ट आप करते हो तो उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, वो आप गवर्नमेंट से खरीदते हो या किसी प्रॉपर्टी डीलर से खरीदते हो। बट ओवरऑल अगर देखें तो लैंड को कभी आप वेरी नहीं कर सकते, लैंड को आप फिक्स ही रखते हो। तो लैंड को होता है वो फिक्स होता है, लेकिन मेजर कंस्ट्रेंट क्या आता है लैंड के अंदर? अगर लैंड लगाते हैं तो मेजर कंस्ट्रेंट आता है कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी कैसी है। अगर हम फार्मिंग की, एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बंजर भूमि होते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं लेती हूँ राजस्थान अगर देखें तो वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 है इंडिया के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा लैंड है। बट प्रॉब्लम है कि वहाँ की जो खेती है, वहाँ पे जो भूमि है, जो लैंड है, वहाँ पे खेती नहीं की जा सकती प्रॉपर, क्योंकि भूमि जो है वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है।
तो वहाँ का जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर का वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो वैसे ही अगर आप देखो तो आपका लैंड ऐसा होना चाहिए जहाँ का प्रोडक्टिविटी जहाँ पे बढ़े, जहाँ का प्रोडक्शन जो हो वो बढ़े, दैट इज़ कॉल्ड लैंड। तो लैंड हमेशा जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ओके उसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। अब वो कंस्ट्रेंट्स जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। दूसरा कंस्ट्रेंट अगर हम देखते हैं तो बहुत सारा ऐसे लैंड होते हैं जहाँ पे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, लाइक इरिगेशन फैसिलिटी हो गई या फिर एजुकेशन हो गया। तो ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन रिवोल्यूशन की हम बात करेंगे कि यूपी पंजाब हरियाणा वाले एरिया के अंदर भी ऐसी उपजाऊ भूमि नहीं थी, लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन में के द्वारा एफर्ट किए गए, जिसको हरित क्रांति भी कहा जाता है, ठीक है। हरित क्रांति के तहत क्या किया गया था, यहाँ पे मेंशन है हरित क्रांति के बारे में भी। तो हरित क्रांति के तहत ये किया गया था कि हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज़ किए गए, इरिगेशन फैसिलिटी यूज़ की गई, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्टिफिशियली एक तरीके से भूमि की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ की गई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की गई, प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया गया। तो आज आप पंजाब हरियाणा और यूपी के अंदर जो देखते हो खेती, वो बेसिकली इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा एक चीज़ ये कि हो सकता है कि कई बार लैंड कुछ भूमि के लिए, कुछ क्रॉप्स के लिए उपजाऊ नहीं होते, जैसे कि आप चावल जो है वो हर जगह नहीं उगा सकते हो। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, जब चावल की खेती कंप्लीट हो चुकी होती है तब हमें क्या करना चाहिए, देन वी कैन फोकस ऑन मल्टी क्रॉपिंग, कि दूसरी क्रॉप्स जो है वो हम उगा सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो फोकस ऑन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जहाँ पे आप दूसरे फल वगैरह भी साथ में उगा सकते हैं। सो इनके हर चीज़ के आपके कंस्ट्रेंट्स होंगे और सोल्यूशन होंगे। लेट्स से अगर मेंस में ये क्वेश्चन लिखने को आता है कि एक्सप्लेन द प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो इसके अंदर आप ये 4 पॉइंट्स लिखोगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, और सेपरेटली सबका एक्सप्लेनेशन दोगे, जिसके अंदर थोड़े से इश्यूज दोगे, लैंड का इश्यूज दोगे, लैंड के बारे में बता के थोड़ा सा सोल्यूशन दोगे। सो ये एक्सप्लेन, ये इस तरीके का राइटिंग आपको ये दिखाता है कि ओके यू हैव a decent knowledge about the organization of production. देखिए मैंने आपको अभी बताया, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ ए लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। ये चीज़ें आपने ज्योग्राफी में भी कवर की होंगी, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के अंदर। ज्योग्राफी के अंदर भी दे रखा है कि व्हाट इज मल्टी क्रॉपिंग, क्योंकि उसके अंदर तो क्रॉप्स का है और एग्रीकल्चर का एक सेपरेट चैप्टर है, और ये आप अपनी चीज़ें इन्वायरमेंट में भी कवर करती हो। तो एवरी सब्जेक्ट इज इंटरलिंक विद ईच अदर। ओके, तो आप ये ध्यान रखना कि अगर एक ही लैंड पे दो अलग अलग या फिर बहुत सारी क्रॉप्स अगर ग्रो की जाती है, उसको हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग। दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, डेटा वगैरह आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पुराने डेटाज हैं, तो ये आपको कभी भी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा तो यही पूछेगा कि किस तरीके से आप का कॉन्सेप्ट क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, वही एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी पूछा जाएगा इकोनॉमिक्स में, वो करंट में सिचुएशन को लेके क्या चल रहा है उसके बारे में पूछा जाएगा। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन रिवोल्यूशन विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। नाउ अब हम बात करेंगे लेबर की। आई होप यहाँ तक आपके लिए क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लेबर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि लेबर, लैंड के बाद हमें लेबर की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे लेबर्स होते हैं। लेबर्स अगर फार्मिंग में देखें तो बहुत सारे लार्ज फार्मर्स होते हैं, कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं। लार्ज फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा लैंड होता है। आपने अपने एरिया में भी देखा होगा, कुछ बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं, किसान होते हैं, कुछ छोटे साहूकार किसान होते हैं, ठीक है। बड़े ज़मींदार हम उनको बेसिस पे बोलते हैं, बड़े फार्मर्स हम उनके बेसिस पे बोलते हैं जिनका लैंड ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा एरिया के अंदर कवर करके रखते हैं। और छोटे फार्मर्स हम उनको बोलते हैं जिनके पास छोटा स्मॉल लैंड होता है। वहीं से हम लेबर लेके आते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि किसान खेती कर रहा होता है, काम कर रहा होता है दिन में, ठीक है। और बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मीडियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि अगर कोई भी स्मॉल फार्मर भी नहीं है, जिसके पास कोई खेत नहीं है, तो वो बड़े फार्मर्स उनको रिक्रूट करते हैं अपने फार्मिंग एरिया के अंदर कि आइए और इसके अंदर काम करिए, ठीक है। वो उनको पैसे देते हैं। तो इस तरीके से आगे जो है वो यहाँ पे सिस्टम चलता है।
नाउ अगर हम बात करते हैं कि कैपिटल क्या क्या चाहिए होती है फार्मिंग के अंदर, फार्मिंग के अंदर बहुत सारी कैपिटल चाहिए होती है हल जोतने के लिए, जनरेटर, टरबाइन, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये काफ़ी चीज़ें जो है वो कैपिटल जो है वो फार्मिंग के अंदर चाहिए रहती है, ठीक है। अब वो बड़े फार्मर्स जो होते हैं जो कि रिक्रूट करते हैं छोटे फार्मर्स को, वो प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर एंड ऑल्सो आप ये भी ध्यान रखना कि आप सिर्फ फार्मिंग के सेक्टर में भी नहीं, अगर आप सर्विस में भी सेक्टर में भी जाते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर में भी जाते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में, तब भी आप ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में एक मालिक होता है। मालिक ही बहुत सारे अपने वर्कर्स को जो क्या करता है, रिक्रूट करता है, जिसके बाद वो उस फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं। सिमिलरली सर्विस सेक्टर के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी कोई जैसे कोई एजुकेशन सेंटर चला रहा है, वहाँ का जो मालिक होता है वो लेबर्स को रिक्रूट करता है सो दैट दे कैन टीच, दे कैन डू अदर एक्टिविटीज़, दे कैन डू स्किल वर्क लाइक दैट। सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो लेबर इज कैन बी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। जब मैं एम्प्लॉयमेंट की आपको डेफिनेशन बताऊंगी या अनएम्प्लॉयमेंट की आपकी डेफिनेशन बताऊंगी, तब मैं लेबर के बारे में फिर से आपके सामने डिस्कस करूंगी। बट टिल नाउ आपको इतना कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ लेबर। और लेबर जो होता है वो मोस्टली वहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है, हु इज़ विलिंग टू वर्क। ओके, दीज आर द स्टोरीज। स्टोरीज के अंदर ही आपका दे रखा है, ठीक है। ये स्टोरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो मैं टर्म्स बता रही हूँ दे आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ अब हम बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए कि एक किसान ने खेती की, ठीक है, उसने चावल उगाया, गेहूं उगाया या शुगर केन उगाया, ठीक है। अब कैसे, अब मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि गेहूं की खेती अच्छी हो गई तो बहुत सारा गेहूं उग गया, फार्मर्स को ये चिंता होती है कि वो बेचेंगे कहाँ से, तो वो गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट उनसे खरीदती है कुछ प्राइस ज़्यादा दे के, फिर गवर्नमेंट वे कुछ वेयर हाउसेस को बेचती है, वेयर हाउसेस उनसे कुछ खरीदते हैं, फिर वो मंडी में जाता है, फिर मंडी से फाइनल उसका वो आके हमारे तक मार्केट में आता है और मार्केट से हमारे घर तक पहुंचता है, ठीक है। अब बहुत सारे मीडिएटर्स आ गए मार्केट में, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट एक्सेट्रा, बट वो मार्केट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तो आप ये हमेशा समझना कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स जो होता है वो किसान बेचता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट नहीं खरीदती है। अगर मान लो गवर्नमेंट नहीं कांटेक्ट कर पाती है या फार्मर नहीं कांटेक्ट कर पाते हैं गवर्नमेंट को, तो वो दूसरे फार्मर्स या दूसरी मंडीज जो होती है वो उनको क्या करती है, खरीदती है। सिमिलरली आप ये डेयरी एक्टिविटीज़ में भी देख सकते हो। डेयरी मतलब जो दूध, दही, मक्खन, पनीर जो एक्टिविटी आती है, जिसका भी आप सुना होगा, मदर डेयरी, देन अमूल डेयरी, ठीक है, दिल्ली दुग्ध सेवाएं दिल्ली के अंदर जो चलती है। तो आपने इस तरीके की जो देखी होंगी, दे आर द डेयरी फार्मिंग प्रोडक्शन। वो लोग भी दूध के पैकेट्स बनाते हैं और फिर मंडी के अंदर बेचते हैं, मंडी से फिर मार्केट में आता है और मार्केट से हमारे घर तक आता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह चाहिए रहता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है, जो रेलवे की कॉस्ट आती है या वेयर हाउसेस की कॉस्ट आती है, उसको हम किसके अंदर डालेंगे, उसको हम डालेंगे फिजिकल कैपिटल के अंदर, ठीक है। जो भी आपने अगर एक दूध तैयार किया वहां तक तो आपकी लेबर तक लगी, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको मशीनरी यूज हुई तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। लेकिन आप उसको मंडी तक लेके जाते हो या मार्केट तक लेके जाते हो, वहां पे जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल कैपिटल। ओके, टूल्स, बेसिकली टूल्स एंड मशीनरी जहां पे आएगी दैट इज ऑलवेज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। ओके, अब नाउ आप बोलोगे कि ठीक है मैम फिजिकल कैपिटल है, यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल का क्या योगदान है। देखो, ह्यूमन कैपिटल ये होता है, विदाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कोई भी प्रोडक्शन कर लो और उस प्रोडक्शन को आप आगे तक लेके जाओ, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि अगर मशीनरी बनाने के अंदर अगर ह्यूमन का यूज़ होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, तो सिमिलरली अगर मार्केट के अंदर आगे प्रोडक्शन तक लेके जाना है तो उसके अंदर भी एक एजुकेशन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई तरीके की जॉब्स होती हैं, लाइक सेल्स की, राइट, सेल्स मार्केटिंग की, डिजिटल मार्केटिंग की। अभी तो सोशल मीडिया आ गया तो आपको काफ़ी सारे सोशल मीडिया क्रिएटर दिखते हैं, डिजिटल क्रिएटर दिखते हैं जो कि बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो यहाँ पे जो ये, इसको हम बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल। आप जो इन्फ्लुएंसर्स देखते हो सोशल मीडिया साइट्स पे या कंटेंट क्रिएटर देखते हो, तो ये आपका जो इस्तेमाल होता है इस चीज़ को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ओके, और ये ह्यूमन कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एजुकेशन की फॉर्म में हो सकता है, हेल्थ की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है।
देन आपका स्किल्स की फॉर्म में हो सकता है, किसी के पास कुछ चैट जीपीटी की स्किल्स हो गई, या किसी के पास वीडियो एडिटिंग की स्किल्स हो गई, या किसी के पास ग्राफिक डिजाइनर की स्किल्स हो गई. सो दीज आर कॉल्ड एज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि व्हाट आर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे भी देखिए, अब हम सेकेंड चैप्टर की तरफ जाएंगे. फर्स्ट चैप्टर आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर आप स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना कि नोट्स जब आप बनाओ तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बनाना. ऐसा नहीं कि पूरी लैंग्वेज लिख दी, इट इज़ कॉल्ड एज. नो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन लिखा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन के बाद आपने लिख दिया कि लैंड, लेबर, देन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. आप इस तरीके से लिखिए. ठीक है. ओके, लगभग आपका आधे पेज, 1 पेज मान लीजिए, अगर आप A4 साइज यूज कर रहे हैं, आपके 1 पेज के अंदर ये पूरे जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं हम. चैप्टर नंबर 2 जो है वो बहुत ही जनरल चैप्टर है. ये आपके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझने के लिए ज़रूरी है, प्लस आप इसको ऐसे राइटिंग के अंदर भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. देखिए, NCERT का ना एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि आप उनको NCERT के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप उनको ऐसे राइटिंग के अंदर, जनरल स्टडीज़ के अंदर जो आंसर लिखते हैं उसके अंदर आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो. और आप उन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना NCERT पढ़ने के बाद, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी स्टैंडर्ड बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ने में. तो कोई भी NCERT को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए. हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई फॉर दैट मैटर, देन इकोनॉमिक्स की कुछ NCERTs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है. नाउ चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया है. ऑन दैट नोट आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो. और कीप रिवाइजिंग. ओके. नाउ चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर, चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है पीपल एज अ रिसोर्सेज. पीपल एज अ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन कैपिटल. ठीक है. देखिए, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. आपको पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी करी होगी तो आपको एक टर्म पता होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड. ओके, आपने एक पिरामिड्स के बारे में पढ़ा होगा, 8 सेक्स पिरामिड के बारे में. तो देखिए, चाइना नंबर 1 पॉपुलेशन पे है, इंडिया नंबर 2 पॉपुलेशन पे है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जापान की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. लेकिन जापान के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वृद्ध लोगों की, सीनियर सिटीजन्स की. ठीक है. अब आप बात बताइए, अगर हमारे घर में बहुत सारे सीनियर सिटीजन हो जाए तो वो एक तरीके से हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे ऊपर, राइट. हमें उनको तैयार करना है, हमें उनको खाना खिलाना है, कमा के ला के देना है, लाइक दैट. ठीक है. तो इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब पॉपुलेशन हु आर फ्रॉम 18 टू यू कैन से 36, 37. ठीक है. तो वहाँ तक की जो पॉपुलेशन जो कि अर्निंग है, स्किलफुल है, एजुकेटेड है, तो वो हमारी सोसाइटी के लिए और हमारी इकॉनमी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, राइट. तो वो एक तरीके से बर्डन नहीं, रिसोर्स की तरह काम करता है. आप इमेजिन कीजिए कि आपने अगर कॉलेज पास कर लिया है, कॉलेज के बाद आप किसी को ट्यूशन देते हैं या कोई स्किल में काम करते हैं या कहीं आंगनवाड़ी के अंदर काम करते हैं, NGO के अंदर काम करते हैं, यू विल गेट मनी. आप उस मनी से काफ़ी इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हो. तो यू नॉट बी अ बर्डन ऑन योर फैमिली, राइट. तो सिमिलरली हम ज़्यादा पॉपुलेशन को नेगेटिव वे में नहीं देख सकते हैं, लाइक जापान इज लुकिंग, क्योंकि वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स, तो दे आर कंसिडर्ड एज अ बर्डन. बट हमारे यहाँ पे हम वी कैन कंसिडर आवर पीपल एज देयर रिसोर्सेज. तो अगर पॉपुलेशन को हम रिसोर्सेज की तरह देखें तो उसके अंदर हमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, लाइक एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में, देन आपका मेडिकल केयर की फॉर्म में. ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल जो होता है उसका मतलब होता है गिविंग रिसोर्सेज टू पीपल, लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ. इसलिए देखिए ना, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वर्क करती है, चाहे सरकार कोई की भी बने, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट हमेशा वर्क करती है कि किस तरीके से पॉपुलेशन के लिए स्कीम्स लेके आनी चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और उनके स्किल्स का, उनका नॉलेज का हम सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर सके. ठीक है. So now the people is considered as a resources. This is very very important. Okay, people as resources, not people as a burden.
basically they are talking about people as a resources in the way which is working capital. Working capital means working population, जहाँ पे employment हो, कोई अगर 18-19 साल का लड़का है या लड़की है, वो काम कर रही है, अपना घर पाल रही है, पैसे कमा रही है और उसको इन्वेस्ट कर रही है, बिकॉज इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वो ज़रूरी है। पैसे अगर आ रहे हो तो उसको इन्वेस्ट भी करो एंड ट्राई टू सेव दैट ऑल्सो, लाइक दैट, ओके। लेकिन पॉपुलेशन बर्डन कब बन जाती है? जब यूथ हमारा दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, लाइक नेगेटिव एक्टिविटी में, लाइक क्राइम्स में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, इन सारी एक्टिविटी में अगर यूथ अगर हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, तो उनको हम क्या, तब हमारे लिए वो पॉपुलेशन एज अ रिसोर्सेज नहीं, पॉपुलेशन एज अ बर्डन, भार जिसको बोलते हैं, वही रहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो अपनी वेलफेयर स्कीम के थ्रू पॉपुलेशन को बर्डन नहीं बल्कि रिसोर्सेज बनाए। यही बात की गई है, हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग, स्किल्स, एजुकेशन, तो इन सब के बारे में गवर्नमेंट जो है वो पैसे खर्च करती है, और मोस्टली सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो पैसे खर्च करती है वो एजुकेशन में करती है। जैसे कि आपने देखा होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट, आप जो भी गवर्नमेंट स्कूल देखोगे या गवर्नमेंट कॉलेजेस देखोगे, वहाँ पे हमेशा वहाँ की जो कॉस्ट होती है, फीस होती है, वो हमेशा बहुत ही कम होती है, सो डैट everyone can afford that education, because education is considered as a wealth, it is considered as a part of human capital. सो नाउ दीज आर द ब्यूटीफुल डायग्राम, जहाँ पे दो विकास और सकल की स्टोरी डिस्कस की गई है, जिसमें विकास जो होता है वो काफ़ी पढ़ाकू होता है, वो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, बहुत अच्छा आदमी बनता है। लेकिन वहीं सकल जो होता है वो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, ड्रग्स में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल्स में, क्राइम्स में, पढ़ाई भी पूरी नहीं की और दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो दोनों का अगर हम फ्यूचर देखते हैं तो दोनों में विकास का फ्यूचर अच्छा है। विकास का फ्यूचर क्यों अच्छा है? क्योंकि उसने और उसने फैमिली ने सोसाइटी से जो लिया, सोसाइटी ने जो उनको दिया, उसका उन्होंने रिटर्न सोसाइटी को दिया इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। आज वो लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं, हेल्थ के अंदर हेल्प कर पा रहे हैं, ठीक है, पढ़ा पा रहे हैं, अपनी स्किल्स का प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे जेंडर बाइज नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में पॉपुलेशन जो होती है वो रिसोर्सेज में आप उसमें मैन और विमेन दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैन कमा रहा है तो विमेन को बर्डन माना जाता है, नहीं। अगर हम अब पहले के ज़माने में देखें तो पहले के ज़माने में विमेन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व थी, राइट। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी तो उनको भी वर्किंग पॉपुलेशन में कंसिडर किया जाता था, लेकिन इतना नहीं किया जाता था। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो विमेन जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व है, देन सर्विस सेक्टर के अंदर भी इन्वॉल्व है। इस तरीके से विमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो वर्किंग इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर जो मैन और विमेन रहता है उनका बिल्कुल प्रॉपरली यही यूज़ होता है कि वो किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करें एजुकेशन के अंदर और हेल्थ के अंदर। एंड नॉट ओनली एजुकेशन एंड हेल्थ बट अगर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में भी लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग कल्चर, ठीक है, आप विमेन को देखोगे। देन इंडस्ट्री के अंदर भी आप देखोगे विमेन वर्कर्स होते हैं, ठीक है। नाउ अभी आप सर्विस में देखो तो आपको ओला ड्राइवर विमेन दिखेंगी, रैपिडो राइडर विमेन दिखेंगी, विमेन आपको ट्रेन चलाते हुए, मेट्रो चलाते हुए भी दिखेंगी। नाउ गवर्नमेंट ने अभी पिंक रिक्शा भी स्टार्ट की है। सो आप काफ़ी जगह ये चीज़ें जो है वो देखने को देखोगे। तो ह्यूमन कैपिटल मीन्स ह्यूमन कैपिटल, इट्स नॉट जेंडर बायस्ड। Okay. Now, as I already told you, government is focusing on, and we should also focus on the quality of education, quality of population. In fact, quality of population का मतलब है कि हमारी जो देश की जनता है वो स्वस्थ रहे, दुरुस्त रहे, शिक्षित हो, उनके पास काम हो, उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हो, ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो कर सके। अगर प्रोडक्शन करेगा तो ऑब्वियसली वी विल इम्पोर्ट, वी विल एक्सपोर्ट, और हमारे पास जो सेविंग्स होगी वो भी इंक्रीज़ होंगी, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। सो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ population, not the quantity of population, because we already have a quantity of population, but इस quantity of population को कैसे properly utilize करना है ये गवर्नमेंट बताती है अपनी स्कीम्स के थ्रू, और यही इस पैराग्राफ के अंदर दे रखा है।
और अगर क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है तो ही वो अल्टीमेटली ग्रोथ रेट के अंदर हमारे लिए हेल्प करती है। आप सोचो ना, अगर एक फैमिली के अंदर अगर 5 लोग कमा ही नहीं रहे हैं, सिर्फ खा रहे हैं, तो क्या पैसे कैसे आएंगे उनके पास? ना तो कोई अच्छी हेल्थ अफोर्ड कर पा रहा है, ना एजुकेशन अफोर्ड कर पा रहा है, ना कोई स्किल्स अफोर्ड कर पा रहा है, राइट नाउ। अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर हमें इट ऑलवेज गिव्स यू गुड फ्रूट्स। अगर आप आज एजुकेटेड हो तो एजुकेशन आपको हमेशा एक गुड फ्रूट्स देगा, लाइक इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने पैसे लगाए हैं कि आपने 12th अच्छे से पास किया और कोई स्किल्स का कोर्स कर लिया है, तो आप वो स्किल सीख के आज उस स्किल को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी ग्राफिक डिज़ाइनर की अगर हम बात कर ले तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, AI ऑटोमेटेड कोर्स, ये सब सीख के इंसान उसको यूज़ करता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। ही और शी कैन मेक अ content, they can create a content, they can develop script writing also, they can make a films also, like that. So अगर इस तरीके की बात करें तो these are considered as a quality education. Similarly अगर हेल्थ की बात करें तो अगर हेल्दी माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन द हेल्दी बॉडी, आपको ये तो पता ही होगा कि जहाँ पे आपका अच्छा दिमाग जो है, स्वस्थ दिमाग जो है, वो स्वस्थ बॉडी और शरीर के अंदर ही निवास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो अच्छी उसकी हेल्थ हो, किसी भी डिजीज से रिलेटेड नहीं हो, तो ऑब्वियसली वो आपका कर सकता है, अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है प्रोडक्शन के अंदर भी और वर्किंग कैपिटल के अंदर भी। तो इन दैट वे दैट पर्सन इज कंसिडर्ड एज अ रिसोर्सेज, नॉट एज अ बर्डन। दीज आर द गवर्नमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सारी स्कीम्स के अंदर होंगी, यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। ये सब डेटाज है जो कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, हेल्थ के बारे में हमने ऑलरेडी आपके साथ कर लिया कि आपका फर्म का किसी भी मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट तभी होता है जब वहाँ पे कर्मचारी वहाँ के आपके हेल्दी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हो और आप वहाँ के मालिक हो, अगर आप देखते हो कि आपके कर्मचारी जो भी कंपनी में आ रहे हैं वो सभी के सभी बीमार हैं, तो क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे? नहीं। तो इसलिए हेल्थ इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, वो आपको प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। नाउ एक टर्म आई है दैट इज़ अ सीजनल एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि लेबर का मतलब होता है उज विलिंग टू वर्क, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है पर्सन हु इज़ विलिंग टू वर्क बट इज़ नॉट गेटिंग वर्क। मतलब एक लेबर जो कि काम करने के लिए विलिंग है, जॉब ढूंढ रहा है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिलती है, उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस बुक में जो मैंशन किया है वो है सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि कई बार कुछ एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं वो लगे होते हैं, मान लो कुछ वर्कर्स जो लगे हैं वो कंस्ट्रक्शन में लगे हैं, एक मकान बनने वाला है, मकान को 3 महीने में पूरा करवाना है बन के, तो कुछ वर्कर्स उसमें लगे हुए हैं, तो वर्कर्स आते हैं और काम करते हैं, ठीक है। लेकिन 3 महीने के बाद क्या, 3 महीने के बाद वो मकान बन गया, फिर उनको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, तो वो अनएम्प्लॉयड रहता है, लेकिन वो काम करने के लिए विलिंग है, बट उस टाइम पे उनको जो काम नहीं मिल पाता है, उस पीरियड को हम सीजनल या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अर्बन एरिया के अंदर इसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, लेकिन सीजनल रूरल एरिया में बोला जाता है, क्योंकि कुछ एग्रीकल्चर खेती वगैरह जो की जाती है वो आपकी कहाँ की जाती है, जैसे कि मान लो रबी की क्रॉप खत्म हो गई तो वो जो फार्मर्स होगा उनका कोई काम नहीं रहेगा, लेकिन वो अवेलेबल है काम करने के लिए, तो 3 महीने फ्री बैठता है और फिर वो खरीफ की खेती करता है। तो इस तरीके का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं सीजनल, मतलब समय सीजन के हिसाब से आपका जो आपको जो काम मिलता है उसको हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, कि सीजन के हिसाब से आपको काम मिल रहा है, उसके अलावा आपको काम नहीं मिल रहा है।
सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ होती है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर, ये होता है कि ऐसा सीम होता है, ऐसा दिखाई देता है कि वो लोग इंसान जो है वो काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक किराने की दुकान है, वहाँ पे 3 ब्रदर्स बैठे हैं, लेकिन किराने की दुकान एक जना भी हैंडल कर सकता है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा है कि अच्छा 3 भाई जो है वो किराने की दुकान में बैठे हैं, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो वो एक बंदा भी किराने की दुकान को हैंडल कर सकता है। जो तो 2 लोग बैठे हैं वो फ्री में बैठे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि हाँ वो काम कर रहे हैं, बट रियल में अगर देखा जाए तो कोई काम ऐसा है नहीं कि उनको वहाँ पे बैठना पड़े, वो दूसरा काम लुक कर सकते हैं, बट वो दूसरा काम लुक कर रहे हैं और वहाँ पे उनको काम नहीं मिल रहा है। दिस अनएम्प्लॉयमेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये मोस्टली आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि अर्बन एरिया के अंदर बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन होते हैं, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है, चाहे आईटी सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, वहाँ पे उनको जॉब नहीं मिलती है। तो वो एरिया उस प्रोसेस को भी हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और ये मोस्टली रूरल एरिया के अंदर नहीं बल्कि अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा दिखाई देता है। स्टोरी दे रखी है विलेज की कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट कैसे था, एंटायर फैमिली जब अनएम्प्लॉयड थी तो वो माइग्रेट कर गई। जैसे आप देखो ना, बहुत सारे जो एरियाज़ होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो माइग्रेट होके आते हैं। और माइग्रेट क्यों होके आते हैं? क्योंकि उनके उनके जो डिस्ट्रिक्ट है, उनका जो एरिया है, वहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो भाग के अर्बन एरिया में आ जाते हैं ताकि उनको वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। तो वहाँ के वो रिक्शा चालक बनते हैं, ड्राइवर बनते हैं, या कोई सीमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, या कोई एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर भी काम करते हैं, लाइक दिस। सो बेसिकली इस तरीके की कोशिश करते हैं वो कि उनको अर्बन एरिया के अंदर नौकरी जो है वो मिल जाए। बस यही चैप्टर नंबर 2 के अंदर दे रखा था। आई होप आपको क्लियर हो कि पॉपुलेशन एज अ रिसोर्सेज की तरह कैसे काम करता है। पॉपुलेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ बर्डन, बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रिसोर्सेज। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। Now, third chapter is poverty as a challenge. This poverty concept is very very important since ये definition जो है वो poverty की, वो बहुत सारे चीज़ों लोगों ने अलग अलग दी है। वर्ल्ड बैंक अलग देता है, इंडियन गवर्नमेंट कैलोरी के हिसाब से देता है, कुछ कमिटीज़ बनती है जिन्होंने अपने अपने हिसाब से poverty की definition दे रखी है। बट इस बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर हम कवर कर रहे हैं तो इसमें कोई एज सच कोई डिफरेंट कमिटीज़ के हिसाब से डेफिनेशन नहीं दे रखी है। बट ये आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, जो कि अब जब हम करंट अफेयर्स करेंगे तो उसके अंदर 100% इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। नाउ अगर हम पॉवर्टी की बात करें तो अब बहुत सारे, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पार्टीशन की प्रॉब्लम, राइट्स की प्रॉब्लम, स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हो रखा था, उसको इंटीग्रेट कैसे किया जाए उसकी प्रॉब्लम, इलिटरेसी की प्रॉब्लम, और सबसे मेजर प्रॉब्लम थी पॉवर्टी की प्रॉब्लम। ठीक है, खाना नहीं था, फमाइन थी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ठीक से काम नहीं करी थी, इंडस्ट्री बिल्कुल डिस्टर्ब थी, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा लेस परसेंटेज था। बट पॉवर्टी उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी का मतलब होता है कि अब इसके अंदर हम, जैसे कि पॉवर्टी का मतलब होता है कि जैसे कि कोई चीज़ जो कि हम बहुत सारी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं, जैसे कि खाना पीना, डेयरी, एजुकेशन, हेल्थ, अगर कोई इंसान वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाए, दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज पॉवर्टी। दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड एज पॉवर्टी। अब बहुत सारे अपने एरियाज़ के अंदर, जैसे दिल्ली में अगर आप देखते हो तो मेट्रो स्टेशन के बाहर या रोड साइड पे, या अगर मुंबई में आप देखते हो इनफैक्ट अगर आप टीयर 2 सिटीज़ में भी अगर आते हो, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, तो अगर आप वहाँ पे देखते हो तो आपको ये दिखेगा कि रोड साइड पे काफ़ी लोग बैठे होते हैं, बैगर्स जो आपसे मांगते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, विमेन होती हैं जो कि आपसे पैसे मांगती हैं या फिर खाने के लिए कुछ मांगती है, क्योंकि वो अपनी डेली नीड्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज पॉवर्टी। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो कि जो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, दैट्स कॉल्ड पॉवर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अर्बन एरिया के अंदर कुछ इतना कैलोरी कंज्यूम करे, रूरल एरिया के अंदर कुछ इतना कैलोरी कंज्यूम करे, कुछ बोलता है कि इतने पैसे कमा रहा हो तो उसको पुअर बोलेंगे, कोई इतने पैसे नहीं कमा रहा हो उसको तो पुअर नहीं बोलेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है, उसके बारे में अगर इसमें दे रखा है दैट आई विल डिस्कस।
यहाँ पे भी दो दोस्तों की इकट्ठी स्टोरी बता रखी है, एक आपको बता रखी है रूरल एरिया की और अर्बन एरिया की। तो देखो ना, अगर आप अर्बन एरिया के अंदर 1000 रुपये महीने के कमाते हो तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर सिमिलरली रूरल एरिया के अंदर अगर आप 1000 रुपये महीने के कमाते हो तो वो बड़ी बात है, वो सस्टेनेंस है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया के अंदर आपको चीज़ों के खर्चे इतने नहीं होते, आपके ट्रांसपोर्टेशन के नहीं होते, आपके एजुकेशन के नहीं होते हैं। देन अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे रेंट नहीं होता है, वहाँ की चीज़ें सस्ती होती है। अगर आप दिल्ली के प्राइस कंपेयर करो सब्जी के भी इनफैक्ट, और अपने एरिया के अगर आप प्राइस कंपेयर करते हो तो आपको कम से कम 20-25 रुपये का फ़र्क डेफिनेटली दिखेगा। सो अगर कोई इंसान अर्बन एरिया में कुछ कमा रहा है और सिमिलर अगर रूरल एरिया में कमा रहा है तो वो उनकी पॉवर्टी में भी डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे वही स्टोरीज दे रखी है कि बहुत सारे रीजंस होते हैं पॉवर्टी के। सबसे एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर कोई फैमिली में एजुकेटेड ही नहीं है तो वो कैसे अमीर बन सकते हैं? अमीर का इन द सेंस वो डेली एक्टिविटीज़ को भी अपना अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर कोई एजुकेटेड है तो वो अच्छी जॉब लेगा, अच्छी स्किल्स में काम करेगा, अच्छे सर्विस सेक्टर में काम करेगा या इंडस्ट्री में काम करेगा, तो उसको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, और उन पैसों से वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। ठीक है, तो सबसे एक मेन रीज़न है कि लोग इस तरीके से इसलिए हैं क्योंकि दे आर अनएजुकेटेड। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अनएजुकेटेड। सेकेंड इज़ गवर्नमेंट पॉलिसी का प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाना, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो अगर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स चालू की है, स्कॉलरशिप, ठीक है, देन आप देखो गवर्नमेंट ने स्कूल्स की प्राइस कम कर दी है, फीस कम कर दी है, लेकिन वो बेसिक एमेनिटीज़ तक जो ये चीज़ें हैं, वो स्कीम्स हैं, वो बेसिक लोगों के पास पहुंच नहीं पाती है, या फिर बोल दो कि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे लोग जो है वो क्या दिखाई देते हैं? पुअर दिखाई देते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न ऑफ पॉवर्टी। अब देखो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कई बार मेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। पॉवर्टी एक तरीके से आपका, अगर हम सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो पॉवर्टी को हम एक नेगेटिव टर्म्स ही यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉवर्टी के जो इंडिकेटर होते हैं वो बेसिकली ये बताया जाता है कि वहाँ पे लोगों का लिटरेसी लेवल सही नहीं है, इसलिए वो पुअर है। ठीक है, लोगों के पास जनरल रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे माल न्यूट्रिशन है। जो पुअर होगा वहाँ पे माल नरिश रहेगा। क्यों? क्योंकि उनको खाने को ही नहीं मिल रहा है। तो माल नरिश का मतलब होता है कुपोषण। ठीक है, देन अगर आप देखें लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, जो पुअर होगा वो हेल्थ भी नहीं ले पाएगा। तो आप देखें ना, कई लोग कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, डायरिया के शिकार हो जाते हैं और अपने बचपन में ही जान खो देते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा। ठीक है, देन लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, वो ये दिखाता है कि जो पुअर है इसका मतलब है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब करने की, दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इट्स कंसिडर्ड एज अ लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल उनको वाटर सेफ नहीं मिलता, क्योंकि टैप वाटर में पानी पीते हैं, तो टैप वाटर इज़ नॉट ऑलवेज क्लीन, राइट। अगर आप दिल्ली की बात करो तो दे आर नॉट क्लीन। ग्राउंड वाटर आता है, ठीक है, यमुना का वाटर आता है, दे आर नॉट क्लीन। ठीक है, फिल्टर वाटर नहीं है, तो जिसकी वजह से उनको पानी पी के काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इशू रिलेटेड डायरिया वगैरह काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, दे हैव अ लैक ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। सो तो पॉवर्टी जो होता है वो एक तरीके से इस तरीके का सोशल इंडिकेटर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पॉवर्टी लाइन डिक्लेयर कर दी। पॉवर्टी लाइन का मतलब ये होता है कि कॉमन मेथड यूज टू मेजर द पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द इनकम और कंजम्पशन लेवल। ठीक है, अगर उसका एक मिनिमम लेवल तक का इनकम नहीं है या मिनिमम लेवल तक का उसका कंजम्पशन नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे? पुअर मानेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इस लाइन को क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये अर्बन एरिया के अंदर डिफर करती है, रूरल एरिया के अंदर डिफर करती है। नाउ a person is considered as a poor if his or her income और कंजम्पशन फेल बिलो अ गिवन मिनिमम लेवल। अगर कोई मिनिमम लेवल के नीचे उनका इनकम लेवल है और कंजम्पशन लेवल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुअर बोलते हैं। ठीक है, जिससे वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है, बेसिक फुल नीड्स जो होती है, वो भी क्या नहीं कर पाती? फुलफिल नहीं कर पाती है। ठीक है, अब ये वेरी करती है। ये वेरी करती है मतलब जैसे कि दिस
एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अगर अमेरिका की इकॉनमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वहाँ के लोगों का इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करते हैं, तो जहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर उनके पास कोई कार है तो वो पुअर, इट्स अ वेरी बेसिक नेसेसिटी। लेकिन इंडिया के अंदर किसी के पास कार है तो वो काफ़ी ज़्यादा अमीर माना जाता है, ही इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ पुअर। बट अमेरिका के अंदर किसी के पास कार है तो डज नॉट मीन कि ही इज़ रिच और ही इज़ नॉट पुअर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो पॉवर्टी लाइन ये मेजर करने के लिए काम आता है। जैसे कि आपने अगर अर्बन और रूरल एरिया की अगर हम बात कर लें, तो अर्बन एरिया के अंदर अगर कोई लेट्स से अगर एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है जिसका प्राइस है 13,000, तो उसके लिए नॉर्मल बात है। बट रूरल एरिया के अंदर अगर कोई अपार्टमेंट लेता है, घर रेंट पे देता है, और उसका प्राइस वो बोलता है 13,000, तो वो काफ़ी ज़्यादा नॉन अफोर्डेबिलिटी वाली बात आ जाती है। तो यहाँ पे पॉवर्टी का एक कॉन्टेक्स्ट से या एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर जो कंपेयर किया जाता है, वो लाइन जो ड्रॉ की जाती है उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ें दी है इंडिया के अंदर पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए, जिसमें सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि किस लेवल का फूड रिक्वायरमेंट, आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, फुटवियर पहन रहे हो, फ्यूल एंड लाइट पहन रहे हो, ठीक है, क्या आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है, इस लाइन को हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ओके। अब ये कैलोरीज की फॉर्म में होता है। तो कैलोरीज में गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडिया के अंदर अगर कोई एवरेज कैलोरी 2400 कैलोरीज पर पर्सन लेता है रूरल एरिया के अंदर, और 2100 कैलोरी लेता है पर पर्सन इन अर्बन एरिया के अंदर, तो उनको हम पुअर नहीं मानेंगे। अर्बन और रूरल में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि रूरल एरिया में ऐसा माना जाता है कि लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उनका जो कैलोरी है वो ज़्यादा खर्च होता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। इसलिए उनके लिए 2400 कैलोरी पर पर्सन डे इन रूरल एरिया के अंदर माना गया है, और अर्बन एरिया के अंदर 2100 कैलोरी पर डे पर पर्सन के लिए अर्बन एरिया के अंदर माना गया है, ठीक है। ये एक डेफिनेशन दी गई है गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट जनरली इनको फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद और भी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है जो कि कमिटी ने दी है, बट गवर्नमेंट इस डेफिनेशन को बहुत सालों तक फॉलो करता हुआ आ रहा है, और इसके बेसिस पे ही गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉवर्टी की रिपोर्ट निकालता है, जैसे कि 2011-12 में निकाली। उसके बाद हर साल गवर्नमेंट जो है वो निकालता है पॉवर्टी के अंदर उनकी क्या रिपोर्ट रहती है उसके हिसाब से। नाउ, अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, दिस ये टर्म आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में आएगी आपकी सोसाइटी के अंदर भी, इकोनॉमिक्स के अंदर भी, और ओवरऑल भी। दिस इज़ कॉल्ड वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स का क्या मतलब है? कुछ लोग जो कि पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, ठीक है, वो कोई भी सोशल और इकोनॉमिक कैटेगरीज में आते हैं, जो कि पुअर हैं और जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनको हम कहेंगे वल्नरेबल ग्रुप। वो कोई भी हो सकता है, दे कैन बी विमेन, दे कैन बी मैन, दे कैन बी चिल्ड्रन, दे कैन बी सीनियर सिटीजन, दे कैन बी LGBT कम्युनिटी, ओके। सो पीपल, proportion ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज, ये सबके लिए सेम नहीं होता, सारे ग्रुप्स के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई सोशल, कोई शेड्यूल कास्ट के हैं तो सारे ही पुअर होंगे, नहीं, उसमें से कुछ पुअर होते हैं, कुछ पुअर नहीं होते हैं। मीन्स इट ऑल डिपेंड्स कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर वो कितना है और कितना नीचे है, राइट। तो जो पॉवर्टी लाइन के मोस्टली नीचे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वल्नरेबल ग्रुप्स कहते हैं। और ये वल्नरेबल ग्रुप्स जो होते हैं वो मैन हो सकता है, वीमेन हो सकता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। नाउ, डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हर साल चेंज होता रहता है, तो आपको डेटा अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके एनसीईआरटी का डेटा बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन लीव दीज डेटाज, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पॉवर्टी की डेफिनेशन दी है। उस डेफिनेशन को अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो उनको ही पुअर माना जाता है। जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अगर कोई 1.90 पर डे डॉलर से लेस पे रह रहा है, उसको हम कहेंगे पॉवर्टी कहेंगे। वर्ल्ड बैंक ने ये डेफिनेशन बताई है। अब आप करके देख लेना, जैसे कि अगर रुपीस, अभी डॉलर का भाव चल रहा है 80, तो कहने का मतलब है कि अगर
कोई इंसान 152 रुपये पर डे नहीं कमा पा रहा है तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज पुअर, उसको हम पॉवर्टी लाइन के बेसिस पे लेके आएंगे। तो ये डॉलर चेंज होता रहता है तो उसके बेसिस पे ये पैसे भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये हर कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपका वेरी करती है। ठीक है, ये आपको ग्राफ्स टेबल्स कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप इनको आंख बंद करके छोड़ सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट के अंदर क्या दिया गया है। तो हर साल पॉवर्टी की रिपोर्ट निकलती है जिसकी के एमपीआई कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उसको बोला जाता है। तो वो हर कंट्रीज़ के अलग अलग निकालता है, वो सब एशियन कंट्रीज़ के अलग निकालेगा, वो सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के अलग निकालेगा, ठीक है, मिडिल ईस्ट की अलग निकालेगा। वो ट्रेंड जो है वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये बात समझिए कि अगर आपको पॉवर्टी की डेफिनेशन पता है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन पता है कि वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी की क्या डेफिनेशन है, तो बहुत ईजीली आप इन एमपीआई को कैलकुलेट कर पाओगे और उनका एनालिसिस जो है वो प्रॉपरली कर पाओगे। नाउ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, ये आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस में जनरली क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं कि पॉवर्टी की क्या क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले हिस्टोरिकल रीज़न हम बोल सकते हैं। हिस्टोरिकल रीज़न मतलब कि जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, कॉलोनीज़ थी, तो हमारे जो हैंडीक्राफ्ट हुआ था उनका डिक्लाइन हुआ था। हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी वो उस टाइम पे क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई थी, मतलब गिर गई थी। और वो जब देश आज़ाद हुआ तो कंटिन्यू रही। उसके बाद हमारी जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो गई थी, यहाँ पे लो ग्रेथ रेट रही थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है लोगों के पास वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की वजह से लोग जो है वो क्या है, पुअर है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो कि ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट आया है। बट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो वहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हमें दिखाई देता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें रीज़न जो है वो कॉजेज़ हैं पॉवर्टी के। ठीक है, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक रीज़न भी इंपॉर्टेंट है, सोशो कल्चरल फैक्टर। सोशो कल्चरल फैक्टर का मतलब होता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं ना कि हमारे किस्मत में ही गरीब रहना लिखा हुआ है, तो उस तरीके से काम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कर्मा थ्योरी भी आती है, तो सोशो कल्चर उसको भी मान सकते हैं। एक और सोशल कल्चर में आता है कि कोई कुछ काम जो होता है कुछ कास्ट के लिए या कुछ जेंडर के लिए होते हैं, जिसकी वजह से लोग वो काम अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पुअर रह जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी फैमिलीज़ के अंदर जॉब करना अलाउड नहीं है क्योंकि उनके उनके नियमों के हिसाब से, उनके सोशल कल्चरल बिलीफ के अगेंस्ट है, तो वहाँ पे अगर वो काम नहीं करने देते हैं लड़कियों को या फिर अपने परिवार के मेल मेंबर को भी उस पर प्रोफेशन के अंदर, तो वो पुअर माने जाते हैं। ठीक है, ये एक पॉवर्टी का कॉजेज हो सकता है। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट ने बहुत सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए रखे हैं। आपको ये वाले मेजर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पुराने मेजर्स हैं। ठीक है, और पुरानी स्कीम्स में से क्वेश्चन नहीं आता है। आपको जो स्कीम्स में से क्वेश्चन आएगा वो न्यू स्कीम्स में से आता है। ठीक है, पॉवर्टी के रीज़न आपको पता होने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रही है ये हमें प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, करंट अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ठीक है, ओके फाइन, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि रूरल एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट देंगे और गारंटी के साथ देंगे। कितने दिन का देंगे वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें एमजी नरेगा, देन आपका गवर्नमेंट जो भी आपकी स्किल्स प्रोग्राम जो ज्वाइन करिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाई है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेक इन इंडिया, तो ये सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट है। आपको इसमें से कोई भी स्कीम्स उस तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड स्कीम्स हैं, 2000 स्कीम्स हैं, ये आज से 20-25 साल पुरानी
स्कीम्स है, तो इनको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी की क्या डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक ने क्या दी है, उसके बाद पॉवर्टी के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, जो कि आपसे या तो मेंस में पूछा जा सकता है या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी हमने चैप्टर 3 फिनिश कर दिया है। आई होप आप लोग यहाँ मेरे साथ बने हुए हो, आप लोग को समझ आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के अंदर कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, और अगर आपको अब तक समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। नाउ अब हम बिल्कुल आखिरी चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स का बिल्कुल आखिरी चैप्टर है, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का क्या मतलब है? फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हमें जो खाना मिल रहा है वो अवेलेबल हो, वो एक्सेसिबल हो और अफोर्डेबल हो। अवेलेबल का क्या मतलब है कि मान लो आपको एप्पल खानी है, उसके लिए एप्पल मार्केट में अवेलेबल भी तो होनी चाहिए। ठीक है, मान लो डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आपको केला खाना है, तो केला तो खाना है लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं हुआ, तो आप कैसे खाओगे? तो वो अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब है कि अब आपको केला लेने के लिए 200 किलोमीटर कहीं मंडी में जाना पड़ रहा है, तब तो आप जाके केला खा रहे हो, तब तो आप जाके कोई एप्पल लेके आ पा रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको अपने नियरेस्ट मार्केट के अंदर ये सब्जी फल जो है वो मिलने चाहिए, तो डैट इज़ कॉल्ड एक्सेसिबल। एंड अफोर्डेबल मतलब अगर आप केले की प्राइस हो जाते हैं कि 60 रुपये का एक केला आएगा, सिर्फ 70 रुपये का एक केला आएगा, तो आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि इट विल बी कंसिडर्ड एज अ रॉयल फ्रूट, महंगा फ्रूट कंसिडर किया जाएगा, तो वो बेसिक आपकी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो इट शुड बी अफोर्डेबल। तो सिमिलरली ये फूड के लिए है कि कोई भी ग्रेन्स है, जैसे वीट है, राइस है, दालें हैं, स्पाइसेस है, सब्जियां हैं, ये सारी आपकी फूड एक तरीके से आपका अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड अवेलेबल होना चाहिए। ये 3 कीवर्ड आप याद रख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा डेफिनेशन के अंदर, और आपको मेंस के अंदर भी आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है ओके अब यहाँ पे बात आती है कि ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमेशा जनरली किसको मिलेगी? जो पुअर होंगे। अभी हमने पॉवर्टी डिस्कस किया है, तो ये फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम जो होगी वो जनरली किसको होगी? जो लोग पुअर होंगे वही तो ऑब्वियसली आपके फूड को ना तो एक्सेस कर पाएंगे, ना उनके लिए फूड अवेलेबल होगा, ना ही वो उसको अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो पुअर हाउस होल्ड जो होते हैं वो मोर वल्नरेबल होते हैं टू द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, नाउ देखिए, अभी मैंने आपको बताया अवेलेबल का क्या मतलब होता है। अवेलेबल का मतलब है फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, और यहाँ पे विद इन द आप स्टेट लिख सकते हो या विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, फूड इम्पोर्ट एंड प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज। ऑब्वियसली अगर मान लो किसी को कोई फ्रूट खाना है, केला ही खाना है लेट्स से, तो वो ऑब्वियसली अगर वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इम्पोर्ट कर पा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो अवेलेबल होना चाहिए। एक्सेसिबल मतलब विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे नहीं 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आप सिर्फ केला खरीदने या सेब खरीदने जा रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। अफोर्डेबल मतलब कि किसी इंडिविजुअल के पास इतने पैसे होने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि एक केला या एक सेब 60-70 रुपये का आ रहा है, तो आप नहीं खरीदोगे उसको। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जो आपकी डेली न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपकी सेफ और न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं, वो आपके लिए एक्सेसिबल होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि आप देखिए ना, जब भी टमाटर और प्याज के भाव बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों में अग्रेशन और आक्रोश की स्थिति पैदा हो जाती है कि अरे ऐसे कैसे भाव बढ़ गए, राइट? क्योंकि वो उनकी फूड सिक्योरिटी का इश्यू वहाँ पे डेवलप हो जाता है। अच्छा ठीक है, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है, लाइक फेमाइन आ गई ना, नेचुरल क्रॉप फेलियर हो गया, या फिर कोई भी अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई भी डिज़ास्टर आती है, तब वहाँ पे गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है कि वहाँ के जो वल्नरेबल लोग हैं, जो कि वहाँ पे अफेक्टेड लोग हैं, उनको क्या करवाए? फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड कराए, या फूड जो है वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, तो वो सबसे पहले अगर आप देखिए ना, कहीं पे भी अगर साइक्लोन आ जाता है, या कहीं पे भी अगर जैसे अभी साइक्लोन आया था चेन्नई में, तो कोई भी साइक्लोन आ जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या अफेक्ट होता है? सबसे पहले वहाँ पे अफेक्ट होते हैं ऑब्वियसली फूड। लोगों के पास घर नहीं होता,
ठीक है, लेकिन लोग जब अब घर भय जाते हैं लोगों के, तो लोगों के पास खाने को भी नहीं होता। कहते हैं ना, ये खाने के लाले पड़ गए। ठीक है, तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले क्या इफेक्ट होता है इंसान का? फूड सिस्टम इफेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट की सबसे पहले क्या ड्यूटी बनती है कि हम जो अफेक्ट हुआ हुआ है फूड सिस्टम, उसको इम्प्रूव करें, और हम लोगों को गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराएं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे काम कर सके, रह सकें। ये एक ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स है। उसके बाद भी आप देखा कीजिए कि जब भी फूड सिक्योरिटी का इशू आता है तो बहुत सारे फिलेंथ्रोपिस्ट होते हैं, लाइक रिलायंस देख लीजिए, सेवा देख लीजिए, बहुत सारे बड़े बड़े एनजीओज वगैरह सामने निकल के आते हैं, लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें आप कोविड-19 इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो एक तरीके का डिज़ास्टर था। उस डिज़ास्टर के अंदर, उस कैलेमिटीज़ के अंदर जब लोग सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, तो देखे ना कितने सारे फूड डिस्ट्रीब्यूटर, फिलेंथ्रोपिस्ट, उन्होंने आगे आके काम किया और लोगों को सबसे पहले जो प्रोवाइड कराया था वो था फूड। तो इट्स कॉल्ड फूड सिक्योरिटी। ओके, फेमाइन का क्या मतलब है? सिंस फूड सिक्योरिटी के बारे में बात की गई है और डिजास्टर के बारे में बात की गई है, तो फेमाइन के बारे में हम बात करेंगे। फेमाइन का मतलब होता है कि इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू द स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स caused by the forced use of contaminated water or decaying food and loss of body resistance due to weakening from starvation। इसका क्या मतलब है? इसका, इस लाइन का सिंपल मतलब है कि आपकी फेमाइन तब पैदा होती है जब वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे वो भूखे रहते हैं, मतलब उनको फूड नहीं मिलता है, और बहुत सारी डिजीजेस अगर उस एरिया के अंदर फैल गई है जिसकी वजह से उनको फूड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इंसान अपने बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो खो देता है और धीरे धीरे मरने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं फेमाइन। दिस इज कॉल्ड एज फेमाइन लाइक कंडीशन। ओके, बहुत सारी ऐसी फेमाइन आई थी हमारे इंडिया में। ऐसी फेमाइन आई थी बंगाल के अंदर 1943 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर आप देखिए 30 लाख लोग जो है वो मरे गए थे। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिजास्टर इन इंडिया और ओवर वर्ल्ड के अंदर भी। अभी देखिए ना, इज़राइल और पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है, उसके अंदर फेमाइन लाइक कंडीशन ही डेवलप हो रखी है। दीज आर द प्रोजेक्ट वर्क। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोग क्लास जो भी है इस 9th क्लास के अंदर है, उन लोगों के लिए प्रोजेक्ट वर्क है। अगेन यहाँ पे स्टोरी दे रखी है अहमद की कि वो एक पुअर है, लो क्लास से भी बिलोंग करता है, वल्नरेबल पीपल भी है, तो वहाँ पे उसको फूड सिक्योरिटी भी नहीं है, फिर डिज़ास्टर आ जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई गई है, यही तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसकी जिस्ट समझना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना, और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या आप लिख सकते हो नोट्स के अंदर। आपके लिए स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टोरी इज़ जस्ट टू टेल यू सो डैट आप इसमें आम इंसान भी जो एनसीईआरटी पढ़े, एक बच्चा एनसीईआरटी पढ़े, तो वो समझ सके। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फूड सिस्टम की, तो इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट फ्रूट ग्रेन्स है इंडिपेंडेंस से ही। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में सेल्फ सफिशिएंसी कम हो गई, और बंगाल के अंदर जब बहुत ज़्यादा इशू आया था तो हमने फूड इंपोर्ट भी किया था। उसके बाद हमने एक कार्यक्रम चालू किया था ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में के अंदर बताया था कि ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर क्या यूज़ किया गया था। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ किए, इरीगेशन यूज़ किया, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया, जिसकी वजह से वहाँ पे फार्मर्स जो है वो काफ़ी अच्छा कर पाए, और पंजाब हरियाणा वाले एरियाज़ के अंदर इसका एग्जाम्पल देखा जा सकता है। तो गवर्नमेंट बहुत सारे फूड सिक्योरिटी के कार्यक्रम जो हैं वो चालू करती है, ताकि लोग जो हैं वो यहाँ पे भूखे ना रहें। नाउ बफर स्टॉक, ये आपने टर्म्स बहुत बार सुनी होगी कि बफर स्टॉक क्या होता है। अगर हम बफर स्टॉक की बात करते हैं, तो बफर स्टॉक का मतलब होता है कि कुछ स्टॉक ऑफ अ फूड ग्रेन्स, मोस्टली wheat and rice, they are procured by the government through FCI. It is called as buffer stock. अब ऐसा नहीं होता, देखिए गवर्नमेंट कहाँ से लोगों को, वल्नरेबल एरिया जब ये डिजास्टर आएगा या अर्थक्वेक आएगा, गवर्नमेंट कहाँ से उनको देगी, गवर्नमेंट कहाँ से उगाएगी? गवर्नमेंट क्या करती है, जो किसानों से खरीदती है। मैंने आपको बताया था ना कि मंडी में डायरेक्टली किसान जाके बेचता है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट खरीदती है बीच में। वो किसके थ्रू खरीदती है? FCI के थ्रू, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। वो क्या करती है, वीट और राइस जो है वो फार्मर से परचेस कर लेती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो जहाँ पे भी वल्नरेबल एरिया होता है, डिजास्टर एरिया होता है, वो वहाँ पे फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और इसको हम बोलते हैं
बफर स्टॉक बफर के अंदर रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, क्रिकेट के अंदर 12th मैन होता है, एक्स्ट्रा मैन, जो कि पानी पिलाने का काम करता है, कोई इंजर्ड हो जाता है तो खेलने का काम करता है, लाइक दैट। तो वैसे ही बफर स्टॉक जो है, इट वर्कड एज ए 12th मैन। इंपॉर्टेंट इमरजेंसी के टाइम पे बफर स्टॉक का यूज़ किया जाता है। और गवर्नमेंट जो जो बफर स्टॉक को खरीदता है उसको हम बोलते हैं एमएसपी। एमएसपी का मतलब होता है, वन सेकेंड, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उतना सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट एवरी ईयर। मतलब जैसे कि अभी मान लो किसान कोई बीज बोने वाला है खरीफ के, तो उससे पहले गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी कि हम इस फार्मर से इतना इतना खरीदेंगे, उसी फार्मर को पहले ही डिक्लेयर कर देता है। वो इसलिए भी किया जाता है कि मान लो अगर किसान की खेती खराब हो गई, कोई डिजास्टर आ गया, कोई नुकसान हो गया या खेती ठीक से नहीं हो पाई, तो गवर्नमेंट उसको भरपाई करती है कि कोई बात नहीं, जितना भी आपका होगा हम आपसे खरीदेंगे। दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मीन्स एटलीस्ट किसानों को उतना सपोर्ट करना है, मिनिमम सपोर्ट करना, ठीक है। और वो किसान गवर्नमेंट को बेचता है, गवर्नमेंट उसको पहले ही पैसे दे देती है, फिर किसान उनको बेचता है। गवर्नमेंट अपने ग्रेनरीज या जो भी उनका स्टोर हाउस या वेयर हाउस होता है वो वहाँ पे उनको स्टॉक करके रखती है, ठीक है। और जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी कहीं पे प्रॉब्लम आती है, कोई डेफिसिट एरिया होता है, कोई डिजास्टर रिलेटेड एरिया होता है, तो गवर्नमेंट इनको बेच देती है पुअर्स को। दैट इज कॉल्ड एज मार्केट। जो कि मार्केट में प्राइस होती है उससे लोअर प्राइस के अंदर, जैसे मान लो एक चावल की मार्केट के अंदर प्राइस है 300 रुपये किलो, तो वो गवर्नमेंट उसको 200-250 ऐसे बहुत ही कम प्राइस में बेच देती है। दैट इज कॉल्ड एज इशू प्राइस। तो वो मार्केट प्राइस से लेस के अंदर बेची जाती है। Now what is PDS? PDS is also important. अब मैंने आपको बताया था FCI खरीद लिया, FCI ने खरीद लिया किससे, फार्मर से खरीद लिया। उसके बाद अब वो जो FCI अब जो खरीद लेता है उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा, किसके थ्रू करेगा, गवर्नमेंट के थ्रू करेगा। तो आपने देखा होगा ना, कई जगह राशन शॉप्स होती है, वहाँ पे लाइन्स लगती है, जिनके पास कार्ड होता है, अंत्य कार्ड, राशन कार्ड, है ना। वहाँ पे बहुत सारे कम प्राइस के अंदर 2 रुपये में दाल, 3 रुपये में चावल ऐसे लोगों को दिए जाते हैं। तो उसको हम, ये कौन करता है, PDS सिस्टम कहते हैं इसको। बहुत सारी जगह आप अगर अपने एरिया में देखोगे तो आप देखोगे कई जगह लोगों के पास राशन कार्ड होते हैं, अलग अलग तरीके के कार्ड्स होते हैं। तो वो कार्ड जो है वो कौन खरीदता है, वो FCI खरीदती है और इनको राशन शॉप्स को दे देती है, ताकि वो किसको सर्व कर सके, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को कर सके, ताकि लोगों के अंदर क्या बनी रहे, फूड सिक्योरिटी की चीज़ें बनी रहे। ठीक है। और इन राशन शॉप्स को ये भी कहा जाता है फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन राशन शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप, दोनों का मतलब एक ही है। और ठीक है, और ये राशन शॉप्स भी जो हैं वो बहुत सारे स्टॉक्स रखते हैं, फूड ग्रेन्स का, शुगर्स का, कैरोसिन का, ठीक है। और ये मार्केट प्राइस से बहुत ही कम प्राइस पे बेचा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये एक्सेट्रा। नौ PDS हो गया, MSP हो गया, FCI हो गया, राशन प्राइस हो गया, इश्यू प्राइस हो गया। और ये PDS सिस्टम जो होता है वो गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि सभी लोगों को फूड सिक्योरिटी मिले। तो ये रूरल एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर और बहुत सारे जो एरियाज़ होते हैं, बैकवर्ड एरिया या फिर डिज़ास्टर वल्नरेबल एरिया, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो होती है वो यही करते हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स भी चलाती है जिसके थ्रू ये काम करती है, जैसे अंत्योदय अन्न योजना, फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में UPSC ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है, वो चैप्टर्स जो है वो आपकी इसके अंदर मेंशन नहीं है। वो चैप्टर्स आपके लिए करंट अफेयर्स के अंदर आएंगे। तो जब हम करंट अफेयर्स करेंगे तो उसके बारे में 100% हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ अब आता है रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो बहुत सारी शॉप्स को सेटअप करती है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी, NGOs, ये सारे फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करते हैं, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ के साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो कि बहुत सारे राशन से सामान खरीदते हैं और पुअर लोगों को बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये सामान जो है वो बेच देते हैं,
ठीक है। और ये बेसिकली इनको फिलैंथ्रोपिस्ट का काम करते हैं ये, ठीक है। और ये जो है ये हर कौन कंट्रोल करता है इनको, जैसे कि आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जो दुग्ध सेवाएं हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देन आपका अमूल जो है, अमूल भी एक तरीके से उसको भी हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पार्ट है वो माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ कोऑपरेटिव्स इन मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। और वैसे बहुत सारे दिल्ली के अंदर भी है, जैसे अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये एनजीओ जो है वो काम करता है। तो ये आपके आंसर राइटिंग के अंदर आप इनको लिख सकते हो, इन एग्जाम्पल्स को। तो ये अगर हम देखा जाए तो हमने बातों बातों के अंदर 4 चैप्टर जो है वो इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और ये 4 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए तो आपको लगभग 2-2.5 घंटे के अंदर आप इकोनॉमिक्स की 9th क्लास की एनसीईआरटी जो है वो पूरी तरीके से आप कवर कर सकते हो। इसके नोट्स बनेंगे, हर एक नोट समझ लीजिए एक चैप्टर 1 पेज का बनेगा, ठीक है, लेकिन 1.5 पेज तक भी जा सकता है। तो कम से कम अगर हम बात करें तो 7 से 8 पेजेस के अंदर A4 साइज़ के अंदर आगे पीछे इनके नोट्स जो है वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। आई होप ये मैराथन आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। सिमिलर मैराथन हम अब आगे की एनसीईआरटी के लिए लेके आएंगे, और बाकी के जो नोट्स मेकिंग के कोर्स हैं, उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, उसके बारे में हम लिख के लेके आएंगे। तो हमारे साथ बने रहें, और आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको डाउट्स हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू रिप्लाई यू बैक। एंड आप इन वीडियोस को लाइक भी कर सकते हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यूट्यूब पे आप नंदिनी आईएएस सर्च कीजिए, आपको मिलेगा, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर।